बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हमने कॉरिजन तक पढ़ा था। आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 से ऑनवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट विल ऑफ द अदर पार्टी। जो रिलेशन होता है पार्टीज के दरमियान वो इस किस्म का होता है कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी की विल पर क्या करती है? डोमिनेट कर सकती है। यानी ऐसा उनके दरमियान पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में चली जाती है। यूजेस दिस पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और वो जो पार्टी है वो उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करती है, अनफेयर एडवांटेज लेती है दूसरी पार्टी पर। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। Undue influence dominating will of the other party. A person is said to dominate will of another. Number one, where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other. देखें, अब आपको आगे पता चलेगा कि रियल अथॉरिटी कब होती है, अपेरेंट अथॉरिटी कब होती है, और फ्यूडिशरी रिलेशन में क्या होता है। जब एक पर्सन जो है वो दूसरे की ही विल को डोमिनेट कर रहा होता है, उसकी जो है ऐसी पोजीशन में होता है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है। तो वो कौन सी पोजीशंस हैं जिसमें वो विल डोमिनेट कर सकता है? पहली तो रियल अथॉरिटी जब उसके पास होगी, अपेरेंट अथॉरिटी होगी, या क्या होगी? फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। नंबर टू क्या है? वेयर ही मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस। अब तो ये तो है कि या फिर वो किसी ऐसी पार्टी से बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो ऐसा पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो मेंटल कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है, या फिर उसकी एज नहीं है पूरी, वो सोच समझ नहीं सकता चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से, या फिर वो बीमार है, मेंटल और बॉडीली किसी स्ट्रेस में है। तब भी क्या होगा? एक पार्टी जो होगी वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी, डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पार्टी की कर सकेगी। ठीक है, तो दो सिचुएशंस बताई हुई है। पहली क्या है? जहाँ पे रियल अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशन होगा, तब पार्टी जो है वो डोमिनेट कर सकेगी विल ऑफ द अदर पार्टी। और जब दूसरी क्या कंडीशन बताई है? जब जो है वो एक पर्सन ऐसे के साथ कॉन्टेक्ट कर ले जो क्या है, मेंटल हो, इल हो, मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस हो, तो तब भी क्या होगा? एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी, तो विल जो है उसकी एक पार्टी की डोमिनेट कर सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ। वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड द transaction appears on face of it or from the evidence to be unconscionable, the burden of proving that contract was not entered into with undue influence will lie on person in position to dominate the will of the other. तो ऐसा जो है, जब एक ऐसी किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जाता है, तो जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, जो जिसको समझा जा सकता है कि वो डोमिनेट कर सकती थी, तो क्या होगा? उस पर ये बर्डन लाए करेगा कि वो ये प्रूफ करे कि वेदर यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व था या नहीं था। या अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? किसी का एडवांटेज लेना अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके। तो वो चीज़ वही पार्टी प्रूव करेगी जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी। ठीक है, और वो डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन कौन सी हैं वो ऊपर मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी पार्टी यानी हो सकती है। ये हैं जी वो पार्टीज जो जिस तरीके से ये वो रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे जो है एक पार्टी डोमिनेट कर जाती है दूसरे की विल को। तो पहला है रियल अथॉरिटी, अथॉरिटी बाय प्रोविजन ऑफ लॉ। एग्जांपल, एन ऑफिसर हैज अ रियल अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट, अ मास्टर हैज रियल अथॉरिटी ओवर सर्वेंट। इसको हम कहते हैं रियल अथॉरिटी, जो लॉ आपको एक अथोराइज कर दे, यानी एक आपको लॉ जो है वो पोजीशन पर फराहम कर दे, अथॉरिटी दे दे आपको दूसरे पर, तो उसको हम कहते हैं रियल अथॉरिटी। जैसे कि एक अफसर जो है वो उसके पास रियल अथॉरिटी होता है, उसके जो नीचे लगा हुआ है कोई भी सब ऑर्डिनेट जो नीचे वाले स्केल पर लगा हुआ है वो सब ऑर्डिनेट होगा ना उसका। तो इस तरह से एक अफसर हो सकता है, एक मास्टर हो सकता है जिसका कोई नौकर हो। तो अपेरेंट अथॉरिटी कब होगी? एन अथॉरिटी विच इज अपेरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, यानी अपेरेंट है रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है दो पार्टीज के दरमियान, उससे जाहिर हो रहा है कि एक जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में। जैसे कि एक फादर और सन, फादर
डेफिनेटली डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। तो एग्जांपल ऑफ फादर हैज एन अपेरेंट अथॉरिटी ऑन हिज सन। फ्यूरिशरी रिलेशनशिप, फ्यूरिशरी रिलेशनशिप किस तरह होगा? अ रिलेशनशिप इन विच एन इंडिविजुअल प्लेसेस कंप्लीट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिलायंस इन समवन हु हैज अ ड्यूटी टू एक्ट फॉर दैट इंडिविजुअल्स बेनिफिट। एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी जहाँ पे एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे एक बंदा अपना सारा कॉन्फिडेंस, अपना ट्रस्ट जो है वो दूसरे पर कर ले, अपना जो है यकीन दूसरों पे कर ले, अपना लिखा हुआ प्लेसेस कंप्लीट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिलायंस, दूसरे पर रिलाई कर रहा हो, तो फिर अगले बंदे की भी क्या है कि ड्यूटी है कि वो क्या है फेथफुली एक्ट करे, ना कि उसको डिसीव करने की कोशिश करे। तो लेकिन अगर वो ऐसे करता है तो वो क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन में है और अनड्यू इन्फ्लुएंस काज करेगा। एग्जांपल डॉक्टर पेशेंट ये में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लॉयर क्लाइंट में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 19A क्या कहता है कि इसका इफेक्ट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का? व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ठीक हो गया। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर upon such terms as court may think just. This section gives power to the court to interfere and relieve a party against a transaction involving undue influence. The court can interfere to set aside gifts where undue influence has been expressly used, where transaction is made between two parties under circumstances giving an unfair advantage to the dominating party. That transaction cannot be upheld in a court of law. उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी, अगर नहीं आई तो समझ लें। पहला क्या है कि कंसेंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक बात आपने याद रखनी है कि 19A में जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस होगा ना तो कोर्ट के पास एक पावर आ जाती है कि वो चाहे तो कंप्लीट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या है सेट असाइड कर सकता है। यानी क्या कर सकता है? एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर। यानी कोर्ट के पास ये चीज जो है उसके पास क्या आ गई? ताकत आ गई है कोर्ट के पास कि वो चाहे तो इस तरह के किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पे ना खत्म वाइड करा सकती है, सेट असाइड कर सकती है। ठीक है ना? तो ये चीज इसमें एक इम्पॉर्टेंट है 19A में जो बताई गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में है जहाँ पे कोर्ट के पास मुकम्मल पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है। दूसरे केसेस में ऐसा नहीं है। दूसरे केसेस में क्या है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी होता है। इसमें भी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर भी हो सकती है कोर्ट के पास कि वो चाहे तो कंप्लीट सेट असाइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसी तरह से लिखा है कोर्ट कैन इंटरफेयर टू गेट टू सेट असाइड गिफ्ट्स वेयर अंडर अनड्यू, या कोई गिफ्ट मिला है किसी से लिया गया है उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके लिया गया है, उससे अनफेयर एडवांटेज लिया गया है, यानी अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को इस्तेमाल किए हुए उससे उस पर एडवांटेज लिया गया किसी का, तो वो भी क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। गिफ्ट लिया गया तो वो गिफ्ट क्या होगा? वो सेट असाइड कर सकती है कोर्ट। वो कहेगी जी नहीं ये बिल्कुल गिफ्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये बात है, या पढ़ लें, बहुत ईजी लिखा हुआ है। Section 17 fraud includes any of the following acts. Number 1, suggestion of an untrue fact and such suggestion is made by the person who does not believe such fact to be true. पहला इसका क्या है? फ्रॉड के एलिमेंट नंबर 1 के गलत फैक्ट बताया जाता है और जो बता रहा होता है उसको पता होता है कि ये गलत है, ये सच नहीं है। नंबर 2, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी जानबूझकर सच को छुपाया जा रहा है और उसको पता है कि ये सच नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? वो उसको छुपा रहा है कि इसको ना पता चले और उसको झूठ बोल रहा है। जैसे वो कहता है कि ये कार जो है 10 लाख की है, बंदा खुद बता रहा है, लेकिन वो कार क्या है? वो 4 लाख की भी नहीं है। तो फिर क्या? ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। नंबर 3, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन परफॉर्मिंग इट, वो कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जो उसका अंदर से दिल में जो है वो नियत नहीं है उसको पूरा करने की, लेकिन वो मुंह से कह रहा है जी प्रॉमिस मैं तो ऐसा करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए, आप ले जाए। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, वो अंदर से उसकी इंटेंशन का हमें नहीं पता। तो अगर वो ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसकी इंटेंशन अंदर, तो वो क्या होगा? फ्रॉड का एक एलिमेंट होगा। नंबर 4, एनी अदर एक्ट टू डिसीव, या कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो किसी को डिसीव करने के लिए। नंबर 5, एनी एक्ट और ओमिशन विच लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, या कोई भी एक्ट और ओमिशन जो है लॉ जिसको डिक्लेयर कर दे कि ये फ्रॉड है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है।
इंटेंशन, ये तो हो गए 5 एलिमेंट्स, आपने याद रखना, ये फ्रॉड के केसेस में आते हैं, इनमें से कोई भी एक होगा तो भी फ्रॉड होगा। इंटेंशन जो है, द अबव मेंशन्ड एक्ट्स आर कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉन्नाइवेंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे इंटेंशन बताई गई है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंटेंट होती है टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर, यानी उसको क्या करवाया जा रहा होता है, उसको धोखाधड़ी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा रहा होता है, ये उसकी इंटेंशन होती है। आगे देख लें, कैन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, क्या बंदा चुप रहा है तब भी फ्रॉड हो सकता है? तो देखते हैं कैसे होता है या नहीं होता। mere silence with regard to facts likely to affect willingness of a person to enter into contract is not fraud। mere silence यानी महज खामोशी, विद रिगार्ड टू द फैक्ट्स, किसी चीज के जो है फैक्ट्स यानी उसके बारे में जो नॉलेज है वो हमने पूरी नहीं प्रोवाइड की, हमने सिर्फ क्या किया, महज साइलेंस है, हम सिर्फ महज चुप हैं, सिर्फ चुप हैं। टू अफेक्ट विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन, जो कि हमारी वो जो चुप अगर हम बोल देते तो मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट में बंदा एंटर ना होता। ठीक है, हम सिर्फ चुप है, हमारी वहां पे कोई ड्यूटी नहीं थी, हम कोई ड्यूटी बाउंड नहीं थे, या हमारी साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच नहीं थी, हम सिर्फ चुप थे, तब क्या होगा, वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है ना। सिर्फ चुप की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मार्केट में बंदा जाए ना, तो मार्केट में नहीं, वैसे कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो लेने वाले को भी पता होती है और देने वाले को भी पता होती है। ठीक है ना। तो अगर लेने वाले को बिलफर्ज उसने मार्केट से जाके पता ही नहीं कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है और ऐसे ही ले ली, तो फिर क्या है, उसकी इग्नोरेंस है। अब यहाँ पे जो दे रहा है, बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी, वो कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है कि उसको बताया जी आज की प्रॉपर्टी की प्राइस ये चल रही है, आप मुझसे इतने पैसे इसमें ये वसूल करें या ये वो, ये अब उसकी ड्यूटी नहीं है, वो नहीं बताएगा, वो उसके अपनी इग्नोरेंस में काउंट होगा, इसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते। तो ये है जी मेयर साइलेंस का केस। आगे देखते हैं, अनलेस द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। देखें, ड्यूटी ऑफ पर्सन कब होती है कि वो बताए सच। जब एक बाप बेटी को कुछ बेच रहा है, जो अभी अभी मेजर हुई है, उसको कुछ बेच रहा है, तो वहां पे बंदे की क्या है, ड्यूटी है कि उसको बताए। लॉयर क्लाइंट का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे तो लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को बताए। और इक्विवेलेंट साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच कब होती है, जब आप चुप रहें और आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या ये सच है ये झूठ है। आप अगर चुप हैं तो मतलब अगर आप चुप हैं तो जाहिर बात है आपकी साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है, तो वो आप फ्रॉड हो सकता है उसमें। वो आप गिनी, अगर वो आपकी साइलेंस यस में काउंट हो रही है और कोई आपसे पूछ रहा है कि जी ये हॉर्स जो है ये मैं खरीद रहा हूँ, ये अनसाउंड माइंड का है जो नहीं है या नहीं है, आप चुप है, वो समझता है जी नहीं है, वो ले लेता है, तो ये आपने फ्रॉड किया है। समझ आई, ये साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है। एक्सप्लेनेशन, an intentional perversion of truth for the purpose of inducing another to part with some valuable things belonging to him or to surrender a legal right. Fraud is a generic term which includes all multifarious means to get advantage over another by false suggestion or by suppression of truth, and includes all surprise, trick, cunning and unfair वे विच रिजल्ट इन चीटिंग द अदर पार्टी। यानी फ्रॉड जो है ना एक मल्टीफेरियस जो है मीन्स से ना किसी दूसरे बंदे का एडवांटेज लेना, यानी कई तरीकों से फ्रॉड हो सकता है। ठीक है ना। इसमें फॉल्स सजेशन होती है, गलत सजेशन हम किसी को दे सकते हैं, और बाय सुप्रेशन ऑफ ट्रूथ, ये सच को छुपा के कर सकते हैं, और इंक्लूड्स ऑल सरप्राइज, या कुछ सरप्राइज दे के कर सकते हैं, कोई ट्रिक कोई हम अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को जो है कनिंग के थ्रू या धोखाधड़ी या अनफेयर वे में कर सकते हैं। विच रिजल्ट्स इन चीटिंग द अदर पार्टी, जो क्या है वो रिजल्ट करती है दूसरी पार्टी को चीट करने में। ठीक हो गया। नंबर 1 जो है वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। नंबर 2 एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। पहला क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कब होगी? फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स अ स्टेटमेंट टू बी, आई हैव अ रोलेक्स वॉच एंड आई एम विलिंग टू सेल इट फॉर ₹2 lakh. A knows that it is not a Rolex watch. If B purchases the watch, his consent is induced by fraud. ये है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ए को पता है कि जी ये 2 लाख की घड़ी नहीं है, रोलेक्स की वॉच नहीं है, फिर भी वो बी को कह रहा है जी नहीं ये 2 लाख की है, रोलेक्स की वॉच आप खरीद लें, तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स ही गलत बता रहा है और एक्टिवली कंसील कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2 एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, व्हेन अ सेलर ऑफ अ प्रॉपर्टी हु नोइंग fully well that he has no title to dispose it induces a purchaser to buy it from him by concealment of the fact from him, it is a case of fraud। तो ये होगा केस फ्रॉड का, जहाँ पे वो क्या है,
फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक प्रॉपर्टी बेच रहा है जो उसकी है ही नहीं, और बायर को बता रहा है कि मेरी है, तो वो क्या कर रहा है, साफ झूठ बोल रहा है, सच को छुपा रहा है, एक्टिवली कंसील कर रहा है। तो ये हो गई एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये हो गई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी आसानी से समझ सके चीज़ों को। और यही मेरा मोटिव है। बाकी दुआओं में आप मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।